ट्वेल्थ क्लास अकाउंट्स। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा है और अब हमने बड़े क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कहने का मतलब ये कि जो बिग क्वेश्चन यहां से आने वाला है तुम्हारे इस चैप्टर से, वो हमारा क्या हो चुका है स्टार्ट, जिसमें से आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है सबसे पहले हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट में बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और तब जाकर हमारी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। क्या होती है भाई? हमारी सबसे पहली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दिल खोलकर एक बड़ा सा फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन इस समय हमारे पास है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं अकाउंट में, तुम्हें ये बात मालूम है। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन हम करेंगे जो इस समय तुम्हारे पास है या जो भी तुम्हारे पास है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी हमने कैश फ्लो के बेस पर काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं। उन छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेस पर इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक बड़ा सा फॉर्मेट बनाओ। ये होता है अपना सीरियल नंबर, मतलब यहां पर हम ए बी सी डी वगैरह डालते हैं। ठीक है, और तुम्हें मालूम है ज्यादा कुछ तो इसके अंदर आता नहीं है। बीच में आते हैं अपने पर्टिकुलर्स। क्या आ जाते हैं भाई? अपने पर्टिकुलर्स, है ना। अपना तो वैसे कुछ नहीं है आजकल, आज के समय में तो अपना शरीर भी नहीं है, ये तो फिर भी पर्टिकुलर्स है, तो ये किसका अपना हो जाएगा? फिर है अपना रुपीस, ये भी अपना नहीं है वैसे। रुपीस तो बिल्कुल ही अपना नहीं है, सच बताऊं तो, है कि नहीं? ये अपना नहीं होता है। तो तुम्हें मालूम है सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटीज पर काम करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत किससे होती है? प्रॉफिट से। और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि प्रॉफिट हमें कहां पर मिलता है? या तो बैलेंस शीट के अंदर मिलेगा या फिर नोट्स टू अकाउंट के अंदर मिलेगा। मतलब प्रॉफिट के बारे में जो नॉलेज तुम्हें मिलेगी वो कहां से मिलेगी? या तो बैलेंस शीट से या फिर नोट्स टू अकाउंट से। ठीक है, तो देखते हैं जरा आखिर प्रॉफिट है कितना, मतलब कि हमारा नेट प्रॉफिट है कितना। तो देखते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखो, तुम लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर बैलेंस शीट बनी हुई है, और बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से गौर करो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के ए पॉइंट में क्या लिखी हुई है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से अभी तो हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मालूम है शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, यहां पर नहीं है। बी में देखो रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखा हुआ है? बी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। अब जरा नीचे आ जाओ नोट्स टू अकाउंट के अंदर। नोट्स टू अकाउंट के अंदर देखो नंबर 1 लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, रिजर्व एंड सरप्लस 2014 और 2015 2 साल का दे रखा है ना भाई। तुम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो 2 साल के बारे में हमें बताया गया है। एक तो बता रखा है पुराना वाला और एक बता रखा है नया वाला। बात समझ में आ रही है ना? एक तो तुम्हें क्या बता रखा है? पुराना वाला। और एक क्या बता रखा है तुम्हें? नया वाला। तुम्हें मालूम है क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं ना। नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करके जो भी आता है उसका क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। ध्यान से सुनो, नए वाले में से
पुराना वाला माइनस करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नए वाले में से पुराना वाला माइनस करके। अब जरा अपने क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, जो 2 लाख रुपए हैं, ध्यान से देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख रुपए बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है ना, बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। विदाउट ब्रैकेट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि बिना ब्रैकेट का मतलब है प्लस, और प्लस मतलब प्रॉफिट। अब जरा पुराना वाला देखो, पुराना वाला क्या लिखा हुआ है, 50,000। पुराना वाला अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 50,000, लेकिन उस 50,000 पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, मतलब कि ये प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा क्या है, लॉस है। ब्रैकेट का मतलब अकाउंट की लैंग्वेज में क्या होता है, नेगेटिव, और बिना ब्रैकेट का मतलब अकाउंट की लैंग्वेज में क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब कि 2 लाख पॉजिटिव है और 50,000 नेगेटिव है। अब बोर्ड पे देखो जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं नेट प्रॉफिट बताओ कितना है, तो तुम क्या करते थे, तुम हर बार ये करते थे ना, नए वाले प्रॉफिट में से पुराना वाला प्रॉफिट क्या कर दिया करते थे, माइनस। ध्यान से देखो, नए वाले में से क्या कर दिया करते थे, पुराना वाला माइनस करते थे। अब बोर्ड पे देखो, नया वाला है अपना 2 लाख, नया वाला कितना है, 2 लाख। 2 लाख में से माइनस करना है पुराना वाला। ध्यान से सुनो, नए वाले 2 लाख में से माइनस करने हैं पुराने वाले 50,000, लेकिन 50,000 पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है लॉस, और लॉस का मतलब है नेगेटिव। ध्यान से सुनो, 50,000 पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है ये लॉस है, और अगर ये लॉस है तो ये लॉस किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। तो देखो, 2 लाख में से माइनस करने हैं माइनस के 50,000। समझ में आई बात, देखो 2 लाख में से माइनस करने हैं माइनस के 50,000। समझ में आ रही है ना बात, यही तो करते थे, नए वाले प्रॉफिट में से पुराने वाले प्रॉफिट को क्या कर दिया करते थे, माइनस कर दिया करते थे। लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे, ज्यादातर हमने सबके अंदर पिछले साल भी प्रॉफिट था और इस साल भी प्रॉफिट था, पिछले साल भी प्रॉफिट था और इस साल भी प्रॉफिट था, इसलिए हम आराम से माइनस कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्या है, नए वाले साल में तो प्रॉफिट है, लेकिन पिछले साल वाले में क्या है, लॉस है। तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 लाख और 50,000, तो कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 2,50,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, तुम लोगों को नेट प्रॉफिट बनाना आ गया ना इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुमने शुरुआत अच्छी कर ली, फिर समझो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कैपिटल ए किसके लिए काम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। तो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम, किससे कैश फ्लो के लिए काम कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, है ना। तो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले इसके लिए काम हो रहा है। और सबसे पहले क्या डाला जाता है, प्रॉफिट। कैश फ्लो की शुरुआत कहां से होती है, प्रॉफिट से होती है। और प्रॉफिट कितना निकाल के लाए हो तुम, 2,50,000। कितना प्रॉफिट निकाल के लाए हो, 2,50,000। तो जब निकाल के लाए हो तो भाई डालो, जब इतनी मेहनत करी है तो तुमने। तो लिखो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, वो पूरी लाइन लिखनी होती है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ रहे हो ना, हाँ कितना आया है, 2,50,000, 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब तुम्हें मालूम है, अगर हमने कोई डिविडेंड पेड करा होगा, कोई डिविडेंड पेड करा है, कोई इंटरिम डिविडेंड पेड करा है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम है, किसी भी तरह का फायदा या किसी भी तरह का नुकसान, उसको भी तो यहीं पर ट्रीट किया जाता है। उसको भी हम कहां पर ट्रीट करते हैं, यहीं पर ट्रीट करते हैं, और तब जाके निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ रहे हो ना, तब जाकर क्या निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जरा चेक करते हैं क्या कुछ है या नहीं है। तुम्हें एक चीज तो मालूम होनी चाहिए, डिविडेंड, डिविडेंड तो हमेशा होता है। ठीक है, ढूंढ लेते हैं, क्या पता ना भी हो और क्या पता हो। ठीक है, ढूंढने में कुछ नहीं जा रहा, ढूंढने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ढूंढ लोगे तो।
जरा ध्यान से देखो, अपने नोट्स टू अकाउंट के अंदर देखो नंबर 2, नोट्स टू अकाउंट के अंदर देखो, जो क्वेश्चन तुम लोगों के पास है उस क्वेश्चन के अंदर नंबर 2 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब मुझे बताओ, अगर लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखा हुआ है और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या लिखा हुआ है? 12% डिवेंचर। कितना लिखा हुआ है? 12% डिवेंचर लिखे हुए हैं। मुझे बताना, ये जो 12% का तुम इंटरेस्ट दोगे डिवेंचर पर, ये जो 12% का इंटरेस्ट दोगे, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है, डिविडेंड मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट। हालांकि डिविडेंड में और इंटरेस्ट में जमीन और आसमान का फर्क होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए 12% जो डिवेंचर है, मतलब 12% का हम क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट देने वाले हैं। वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? डिविडेंड के तौर पर। कैसे ट्रीट करेंगे हम उसको? डिविडेंड के तौर पर। और किस पर लगता है? हमेशा पुराने वाले पर। देखो जरा, डिवेंचर कितने के हैं आगे? 4,50,000 और 5 लाख। बताना दोनों में से कौन सा वाला डिवेंचर पुराना है? 5 लाख वाला है ना। 2014 के अंदर कितने डिवेंचर थे हमारे? 5 लाख थे। तो हम इंटरेस्ट भी किस पर लगाएंगे? पुराने वाले पर। मतलब किस पर लगेगा? 5 लाख पर लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? हम इंटरेस्ट देंगे और वो भी किस पर देंगे? 5 लाख पर देंगे। और तुम्हें मालूम है डिविडेंड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो लिखो ऐड। हाँ, डिविडेंड के नाम से मत लिखना, लेकिन ये लिखो ऐड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ, ब्रैकेट में लिखना जरूर कैसे आया, ताकि तुम लोगों को और टीचर को खूब सुविधा हो चेक करने में। तुम टीचर को जितनी सुविधा करके दोगे पेपर को चेक करने में, उसका उतना ही ज्यादा अच्छा असर तुम्हारी शीट पर पड़ेगा, मार्क्स पर पड़ेगा। तो देखो 12%, और वो भी कैसे? 5 लाख का। हाँ, 12% 5 लाख का कितना आएगा बताओ? तुम इंटरेस्ट, ये जो डिविडेंड होता है इसको हम ऐड करते हैं ना, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। डिविडेंड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो देखो 5 लाख का 12% मेरे हिसाब से आना चाहिए 60,000। मेरे हिसाब से कितना आ गया? 60,000। अब मुझे बताओ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या कुछ भी नहीं है ना। अब तुम्हारा ये जो प्रॉफिट निकला है बोर्ड पे देखो, इसको जब फाइनली तुम करोगे 2,50,000 और 60,000, मतलब कि 3,10,000। ये जो तुम्हारा निकला है ये निकलेगा प्रॉफिट बिफोर। हाँ, प्रॉफिट से पहले एक शब्द लगा लेना, नेट प्रॉफिट। मेरे ध्यान नहीं रहा, नेट प्रॉफिट है ना। इस वर्ड को लगाना उतना ही जरूरी है जितना कि आज के समय में जेब के अंदर पैसे होने जरूरी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, EOI, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, 3,10,000 आ गया। अब तुम्हें मालूम है अब क्या क्या आते हैं? अब आएंगे आइटम्स टू बी एडेड और आइटम्स टू बी डिडक्टेड। जिनकी वजह से पैसा गया है उनको लाकर जोड़ेंगे, और जिनकी वजह से पैसा आया है उनको लाकर हटाएंगे। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनो, जिनकी वजह से पैसा गया है, नहीं जाना चाहिए था, वापस लाकर जोड़ो। और जिनकी वजह से पैसा आया है, आना नहीं चाहिए था, उनको यहां से हटाओ। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। तुम्हें मालूम होगा यहां पर क्या क्या आते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, या कोई गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है, या बेमतलब का कुछ फायदा हो गया, या बेमतलब का कुछ नुकसान हो गया, वो सब चीजें यहां पर आती हैं। ठीक है, या फिर तुमने प्रोविजन दिया होगा टैक्स वगैरह का, वो भी यहां पर आ जाता है। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, और वो आइटम्स तुम्हें तभी याद नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, सारा खेल कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किसका होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अगर तुमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर काम कर लिया तो समझो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। फिर सारा खेल ही तुम्हारा किस चीज का है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर बस तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए। अगर तुमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर कमांड कर ली
तो समझो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ फिर बचा नहीं है, 50% क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने का एक ही तरीका है, इसकी आइटम के फॉर्मेट को जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करो लिख लिख कर, उतना ज्यादा ये दिमाग में बैठेगा। मतलब कि तुम इसके क्वेश्चंस करो बार बार, एक एक दो दो बार इन क्वेश्चंस को तुम घर पे रिपीट कर सकते हो, बार बार रिपीट करते रहो, और फिर देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में ऐसे चिपक जाएंगे जैसे कि लकड़ी में दीमक चिपक जाती है। तो अब लिखो आइटम्स टू बी एडेड। उसके बाद तुम्हें मालूम है ना WCC निकलता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आइटम्स टू बी एडेड। देखते हैं क्या कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है, क्या पता इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन हो, ढूंढते हैं भाई। देखो मैं तुम लोगों की, मुझे मालूम है कहां पर है डेप्रिसिएशन, लेकिन मैं जानबूझकर पूरी सब कुछ रीड आउट करवा रहा हूं। देखो क्या क्या है। नंबर 1 के अंदर शेयर होल्डर फंड, बैलेंस शीट में देखो अपने, नंबर 1 के अंदर है शेयर होल्डर फंड, हमें इसमें नहीं मिलेगा। नंबर 2 में नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 3 में करंट लायबिलिटी, नंबर 2 के अंदर एसेट्स आ गई, फिर नंबर 2 के अंदर तुम्हारा करंट एसेट्स आ गई, इसके अंदर भी नहीं मिला। अब नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ। नोट्स टू अकाउंट के अंदर मैं सीधा मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। नंबर 5 के अंदर देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें इस समय मिला हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर नोट्स टू अकाउंट देखो, और नोट्स टू अकाउंट के अंदर नंबर 5 पर देखो क्या लिखा हुआ है, टेंजिबल एसेट्स। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में देखो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना, जल्दी से देखकर बताओ कितना डेप्रिसिएशन है। देखो पहले डेप्रिसिएशन क्या शब्द लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शब्द क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन होता है, चाहे फिर वो एक्यूमुलेटेड हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों ना हो, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन होता है। हाँ कितना है डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले था 1,01,000। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था, 1,01,000, और अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2 लाख का। जल्दी से मुझे बताओ कितने से डेप्रिसिएशन बढ़ गया, 99,000 से बढ़ गया है ना। तो लिखो यहां पर शब्द वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बढ़ गया भाई, 99,000। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया है, 99,000। अगर तुम चाहो तो तुम माइनस करके देख सकते हो, अगर मुझ पर शक हो रहा है तुम्हें, ठीक है। अब मुझे बताओ आइटम्स टू बी एडेड के अंदर गुडविल भी होती थी, अगर गुडविल की वैल्यू रद्द हो गई है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी है, याद है ना। आइटम्स टू बी एडेड के अंदर क्या क्या होती थी, गुडविल भी होती थी। अगर तुमने लिस्ट को ध्यान से रिवाइज करा हो तो तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी, और वो तभी आएंगी जब तुमने रिवाइज करा होगा, मतलब कि जब तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, और जब तुमने इन क्वेश्चंस को कम से कम 2-2 3-3 बार घर पर जाकर खाली टाइम के अंदर लिख लिख कर प्रैक्टिस करी होगी। वैसे लगता नहीं है ऐसा कुछ तुम लोगों ने करा होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं शायद करा हो, तुम्हारा फायदा है। नहीं करना है तो मत करो, और अगर करना है तो कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर नहीं करोगे तो जल्दी से गुडविल ढूंढते हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल लिखी हुई है कहीं ना कहीं। देखो नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही मुझको मिल गई। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो जो नोट्स टू अकाउंट लिखे हुए हैं, नोट्स टू अकाउंट के अंदर नंबर 6 पर गौर करो, क्या लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट। तुम्हें मालूम है गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है। और गुडविल कितनी है, देखो पहले गुडविल कितनी थी, 30,000। भाई पहले गुडविल कितनी बता रखी थी, 30,000, और अब गुडविल कितनी हो गई, ये 20,000। मतलब इसकी वैल्यू कुछ कम हो गई ना। हमारी गुडविल क्या हो गई, कम हो गई, और कितने से कम हो गई, 10,000 से। तो लिखो गुडविल, और कितने से कम हो गई है, पूरे के पूरे 10,000 से। मतलब कि गुडविल की वैल्यू क्या हो गई है, रद्द हो गई है, मतलब गुडविल बर्बाद हो गई हमारी। और कितने से बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ 10,000 से, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और तुम भूल रहे हो, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स
याद है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, और वो भी लाकर यहां पर ऐड किया जाएगा। बस वही एक आइटम ऐसी है जो हमारी बची है, और वही एक आइटम ऐसी है जिसके बेस पर तुम इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हो, गलती। ध्यान से समझ लेना अब प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या खेल है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना बड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा घुमा के दे रखा है। देखो जरा, अपने ही तुम नोट्स टू अकाउंट के अंदर देखो, नंबर 4 में देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर देखो नोट्स टू अकाउंट बने हुए हैं, और नोट्स टू अकाउंट के अंदर देखो नंबर 4 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स। और कितने रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्स है, पहले 90,000 का था, और बाद में कितने का हो गया, 70,000 का हो गया। मतलब कि पहले प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था हमारा, 90,000 का। तुम देख सकते हो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स था 90,000 का, और इस साल कितना हो गया है, 70,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बना लिया। अब जरा बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट के अंदर भी हमें दे रखा है शायद प्रोविजन फॉर टैक्स। ऊपर देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो नंबर 1 के अंदर देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, फिर उसके देखो नंबर 3 में करंट लायबिलिटीज, और नंबर 3 में बी पॉइंट देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पहले कितने का प्रोविजन था, 90,000 का, और अब कितने का प्रोविजन है, 70,000 का। लेकिन मुझे वो प्रोविजन डालना है जो मैंने पेड करा है। अब होता क्या था, ध्यान से सुनो, मैं क्या कहता था कि जो इस साल का प्रोविजन है, पिछले साल का प्रोविजन, उसी को क्या मान लेते थे, करंट ईयर का प्रोविजन मान लेते थे। याद हो तो तुम्हें याद है ना, पिछले साल का जो प्रोविजन होता था उसी साल को क्या मान लिया करते थे, करंट ईयर का प्रोविजन हम मानकर चलते थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पिछले साल का देखो क्या है प्रोविजन, दो प्रोविजन दे रखे हैं। पिछले साल का प्रोविजन दे रखा है 90,000, और इस साल का प्रोविजन दे रखा है 70,000। पिछले साल का प्रोविजन कितना दे रखा है, 90,000, और इस साल का प्रोविजन दे रखा है 70,000। अगर मुझे इस क्वेश्चन को नॉर्मली करना है तो मैं क्या डाल दूंगा, देखो वोट पे मैं यहां पर लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहां पर क्या डाल दूंगा, 90,000। क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब क्वेश्चन ये कि ये क्यों गलत हो जाएगा, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन वैसे ही तो करें, पिछले साल का ही तो डाल दिया करते थे, तो इस बार भी पिछले साल का डाल देते हैं। इस बार पिछले साल का इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स पर क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है। अब जरा एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट क्या है। देखो एडजस्टमेंट क्या बता रखी है हमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेसिकली, दो में से दूसरी देखो, टैक्स 70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कह रहा है कि 70,000 का टैक्स मैं पेड कर चुका हूं इस साल। अब क्योंकि इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट के अंदर एक छोटा सा अकाउंट खोलना है। कौन सा अकाउंट खुलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे रियल में यह जानना है कि मेरा टैक्स कितना बचा है जो खर्चा है। ठीक है, वो मुझे इस क्वेश्चन ने नहीं बताया। देखो मुझे दो प्रोविजन बैलेंस शीट में दे रखे हैं, पिछले साल का प्रोविजन और इस साल का प्रोविजन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया कि मैंने टैक्स कितना पेड करा है, 70,000 पेड करा है। अब मुझे यह जानना है कि मुझे प्रोविजन देना कितना बाकी है। ठीक है, कुछ नहीं पता चल पा रहा कि कितना देना बाकी है, वो हम यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो मैं वर्किंग नोट के अंदर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जैसे मैंने तुम्हें लायबिलिटी अकाउंट के बारे में बताया था ना, प्रोविजन भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और तुम्हें मालूम है लायबिलिटी का बैलेंस कहां पर आता है, क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आता है, डेबिट में। खैर मुझे स्पेस चाहिए, तो देखो मुझे स्पेस चाहिए, और स्पेस के लिए मैं ऊपर का इतना हिस्सा रब कर रहा हूं फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैं अकाउंट कहीं और नहीं बना सकता। देखो मैं तुम लोगों के लिए रफली अकाउंट बना रहा हूं, तुम लोग वर्किंग नोट में प्रॉपर तरीके से बना लो।
थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो अपने पेज में। एक काम करो, अपने रजिस्टर का आधे से ज्यादा पेज छोड़ दो, और आधे से ज्यादा पेज छोड़ने के बाद हेडिंग डालो वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखो नंबर 1, और नंबर 1 में लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। वर्किंग नोट में लिखो नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं तो रफली बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाऊंगा, मैं सीधा मुद्दे की बात बना रहा हूं। ये लो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मुझे थोड़ा सा रफली इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस की महामारी है मेरे पास, है ना। तो तुम लोग इस बात को समझते हो, है ना, मजबूरी है भाई, है ये मजबूरी। हाँ, सबसे पहले मुझे बैलेंस शीट में से देखकर बताओ प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना था। देखो, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 90,000। भाई प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 90,000। मैंने तुम्हें बता, ऊपर हेडिंग डाल देना, देखो ऊपर हेडिंग डाल दो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। टीचर ये अकाउंट प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, ये कोई रफ वर्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ऊपर रफली डाल दो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हाँ, प्रोविजन मैंने तुम्हें बताया था क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी के बैलेंस, लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहां पर आते हैं, क्रेडिट में। जैसे एसेट के ओपनिंग बैलेंस कहां पर आते हैं, डेबिट में, बिल्कुल उसी तरीके से लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहां पर आते हैं, क्रेडिट में, उल्टा चलता है। तो बताओ जल्दी से बैलेंस बीडी कितना है इसका, अभी अभी मैंने बताया था। हाँ, इसका बीडी बैलेंस है 90,000। प्रोविजन का बीडी बैलेंस क्वेश्चन ने हमें कितना बताया है, 90,000। मैंने पुट कर दिया, सिंपल है ना। अब मुझे बताओ मैंने कितना टैक्स पेड करा है, मैंने इस साल कितना टैक्स पेड करा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में से देखकर बताओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में से देखकर तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैंने कितना टैक्स पेड करा है, कितना टैक्स पेड करा है, 70,000। बताना 70,000 का अगर टैक्स पेड कर दिया, 70,000 का अगर तुमने टैक्स पेड कर दिया तो तुम्हारे पास से बैंक चला गया ना, लिखो टू बैंक। कितने रुपए का बैंक चला गया, 70,000 का ही चला गया। जब 70,000 पेड करे हैं तो 70 रुपए का तो बैंक जाएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें मालूम है 70,000 ही है। ओपनिंग इधर आता है बोर्ड पे, देखो बीडी बैलेंस इधर आता है, लेकिन लाइबिलिटी का सीडी बैलेंस इधर आता है, तो लिखो 2 CD। हाँ, कितना है, ये भी 70,000 है। अब बंद कर दो। अब हमें फाइनली पता चलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कितना बैलेंस भेजना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का कितना बचा हुआ बैलेंस भेजना है, वो हमें अब पता चलेगा। हाँ, ये टोटल मेरे ख्याल से इधर का ही आएगा। देखो 70 और 70 1,40,000, और यहां पर भी कितना आ गया, 1,40,000। 1,40,000 में से 90,000 जाएंगे तो कितना बैलेंस आ गया, 50,000 का। हाँ, इसमें तुम्हें लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मत लिख देना बैलेंस बीडी सीडी वगैरह, क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, बाय लगा देना, मेरा बाय लगाने का ध्यान नहीं रहा। ये जो 50,000 रुपए हैं ये कहां पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। समझ में आ गया ना ये 50,000 कहां से आए। देखो, जब भी क्वेश्चन तुम्हें प्रोविजन के बारे में नीचे डिटेल देगा तो तुम्हें तुरंत क्या बना लेना है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोल लो, बहुत ही सिंपल काम हो जाता है। बस छोटा सा अकाउंट खोलना होता है और 2 मिनट का खेल है बस। और जैसे तुम अकाउंट खोलोगे तुरंत तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हमें कितना डालना है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब तुम्हें मालूम है कि कितना डालना है, 50,000 डालने, है ना। अभी तक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी नहीं थी टैक्स के बारे में, तो इसलिए हम खोलते ही नहीं थे। हाँ, अब तुम इधर डाल दो, लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स, और कितना डालू, 50,000। और हमेशा की तरह क्या करना होता है, ऐड ही करना होता है भाई। बच्चा बच्चा जानता है कि हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, ऐड, ठीक है। हाँ, इन सबको करने के बाद निकलेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तुम्हें मालूम है ना कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वो भी कैसा,
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, हाँ सॉल्व कर दो बोर्ड पे, देखो जरा 2 मिनट के लिए। देखो इस लाइन से उस लाइन तक का टोटल करना है बोर्ड पे। देखो ये मैं बीच में लाइन है इसलिए बनाता हूं ताकि तुम्हें एक बात क्लियर हो जाए। इस लाइन के बाद जो आया है ये ऊपर तक का टोटल है, इस लाइन के बाद जो आएगा वो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का टोटल है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ध्यान रखे करो। हाँ 3,10,000 में 99,000, 10,000 और 50,000, फटाफट से इनको ऐड कर देते हैं भाई। तो देखो इनको ऐड करना एक बड़ी बात है और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा कैलकुलेटर है, तो बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो 3,10,000 में हम इसको ऐड करेंगे, तुम भी ऐड करके देखो, देखते हैं कौन पहले ऐड करता है। तो देखो ऐड करने पर आएगा 469,000, 4,69,000, 4,69,000। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा प्रॉफिट आया है? आप ध्यान से सुनो, ये कौन सा प्रॉफिट आया है? ये आया है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है ये कौन सा प्रॉफिट है, तो ध्यान से सुनो। इससे पहले जो था वो था नेट प्रॉफिट और अब जो आया वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इतना शोर क्या मचाना, लिख दो इसके आगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WCC। WCC का मतलब यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन बिल्कुल भी नहीं है, कभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि वर्कमैन कंपनसेशन है। WCC का मतलब यहां पर है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखो WCC तो हमने निकाल लिया, अब तुम्हें मालूम है किस पर काम चलेगा, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स पर। आगे का काम किस पर चलने वाला है? करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स पर, जिसके लिए मैंने तुम्हें एक चीज सिखा रखी है। तो देखो इसको दोबारा से बना लेता हूं मैं। लास्ट में बस इतना ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 469। मैं पूरा रब कर देता हूं, पूरा रब करने के बाद स्टार्टिंग से बना लेते हैं, वैसे भी उसकी तो जरूरत अब हमें है नहीं ऊपर की। ठीक है, तो इसको पूरा मैं रब ही कर देता हूं, नए सिरे से बनाएंगे। ध्यान रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया था 4 लाख। तुम क्या ध्यान रखोगे, तुम्हारा तो लिखा हुआ ही है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया हुआ है 4,69,000, है ना। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। अब तुम्हें मालूम है अब हमें ध्यान देने की जरूरत है किस पे भला? अब हमें ध्यान देने की जरूरत है करंट एसेट्स पर और करंट लायबिलिटीज पर। और तुम्हें मालूम है जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट एसेट कम होती है तो इनको तो हम करते हैं ऐड, याद है ना। जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट एसेट गिरती है तब हम इनको करते हैं ऐड, और जब इसका उल्टा होता है तब हम इनको करते हैं डिडक्ट। तो ये छोटी छोटी बातों का याद रखो।